परंपराएं राजस्थान में कौन सी थी? हमारे एक बहुत मोस्ट पॉपुलर परंपरा थी, वो थी सती। राजस्थान और बंगाल दो इसके मेन सेंटर थे। सती प्रथा राजस्थान के अंदर एक बहुत कॉमन परंपरा थी। सती का क्या इतिहास है अपन देखें। सती कब शुरू हुई थी, क्या किसने रोक लगाई इस पर, आज़ादी के बाद में कौन से सती पर हुआ। गुप्त शासक था जिसका नाम था भानुगुप्त। गुप्त वंश का राजा था भानुगुप्त। उसका एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है ऐरण अभिलेख। ये कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के अंदर। इस ऐरण अभिलेख में भानुगुप्त के सेनापति का वर्णन है। सेनापति का नाम है गोपराज। वो एक युद्ध में घायल हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो गोपराज की पत्नी जो है वो सती होती है, और ये लगभग 580 एडी के आसपास का है। सती का देश में पहला प्रमाण है। यानी सती प्रथा की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? गुप्त काल से होती है। गुप्त राजा भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख, मध्य प्रदेश, उसके सेनापति गोपराज। परंपरा बहुत गलत थी, क्रमिक रूप से बहुतों ने रोक लगाई। आपने इसका नाम सुनोगा, जैनुल आबेदीन। जैनुल आबदीन कौन था? ये कश्मीर का अकबर। सबसे पहले इस परंपरा पर रोक लगाने वाला व्यक्ति ये था। इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर के अंदर इसने बहुत सारे विकास कार्य करवाए थे। जैनुल आबदीन कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो ये जो है ये सती पर सबसे पहले रोक लगाता है। उसके बाद में 1563 में जो है अकबर स्वयं सती पर रोक लगाता है। लेकिन फिर भी सती की परंपराएं जो है वो चल रही थी। अकबर अपने मुगल राज्य में लगा रहे, लेकिन अदर स्टेट में चल रही थी। 1829 में राजा राम मोहन राय के आग्रह पर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहली बार जो है ब्रिटिश प्रांतों में सती प्रथा पर रोक लगाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ब्रिटिश प्रांत जो थे जहाँ पर अंग्रेजों की सत्ता थी, बीकानेर में नहीं लगेगी इस समय भी। इस समय भी बीकानेर में रोक नहीं है। ये कहाँ लगा सकता है? बीकानेर तो मतलब स्टेट्स है, यहाँ तो राजा है। ये अपने ब्रिटिश प्रांतों में रोक लगा रहा है जो अंग्रेजों के शासन क्षेत्र में थे। उसके बाद में जो है जयपुर में अपने पढ़ा अंग्रेज जॉन लुडली राम सिंह सेकंड का संरक्षक बना था। 1834 में राम सिंह सेकंड गद्दी पर बैठा था जयपुर में। जॉन लुडली जो था वो संरक्षक बना था। उसने पहली बार जो है जयपुर में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो उस तरह से सती पर रोक चलती रही, थोड़ी बहुत लगती रही, होती, फिर भी सतियाँ होती रही। काफ़ी हद तक कम होगा क्योंकि अंग्रेजों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया। आज़ादी तक सती प्रथा लगभग बंद हो चुकी थी। आज़ादी के पश्चात 1987 के अंदर सीकर के अंदर एक गांव है देवराला, यहाँ जो है रूप कंवर सतीकांड हुआ था, जो पहला सतीकांड था आज़ादी के बाद। उस समय सती पर देश में कोई कानून नहीं था। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने तत्काल अध्यादेश जारी किया और सती को रोका। लास्ट सती का केस ये हुआ राजस्थान में। उसके बाद में अभी तक हमें 1987 में हुआ, उसके बाद में नहीं। तो एक ऐसी परंपरा थी जिसको क्रमिक रूप से जो है धीरे धीरे ख़त्म किया। अकबर ने ख़त्म किया, फिर बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ख़त्म किया, फिर लुडलो ने ख़त्म किया, फिर आज़ादी के बाद में जो है सरकार ने फिर कानून बनाया और इस परंपरा को रोका। सती के बाद में दूसरी परंपरा आती है त्याग प्रथा। ये कौन सी परंपरा थी? बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, त्याग प्रथा। त्याग नहीं, संन्यास नहीं। त्याग प्रथा जो है वो राजपूत सामंतों में थी। राजपूतों में जो सामंत होते थे, जो जमींदार टाइप सामंत, उनमें आपस में ईगो क्लैश बहुत होता था। मैं अपनी लड़की की सगाई वहाँ क्यों भेजूँ?
वो कहते हैं हम लड़कियां वाले हम क्यों जाएं। उनमें आपस में ईगो क्लैश बहुत होता था, सामंतों के अंदर आपस में ईगो टकराट थी। तो इस ईगो क्लैश को के कारण सामंत जो होते थे उनके अंदर जो रिश्ते करवाते थे लड़की लड़कियों में, वो ज़्यादातर चारण, भाट या ब्राह्मण, कुछ मध्यस्थ, ये वो रिश्ते करवाते। अब चारण क्या है, बहुत चालाक है, इस सामंत को जाकर के कुछ और बोल रहा है, उस सामंत को जाकर के कुछ और बोल रहा है, और दोनों तरफ से क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट कर रहा है। तो एक तो सामंतों की स्थिति खराब हो चुकी थी, अपव्यय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे, दिखावा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा थी, और फिर लड़की की शादी पर खर्चा दो, नहीं तो समाज में अच्छी इमेज नहीं जा रही, और फिर ये मीडिएटर है, इसको मुंह मांगी रकम ही कम दी। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि राजपूतों में कन्यावत की परंपरा थी विशेष रूप से, तो कन्यावत के पीछे एक बहुत बड़ा कारण त्याग प्रथा थी, क्योंकि वो जितना दहेज में खर्च नहीं करें उससे ज़्यादा ये जो मीडिएटर हैं उनको भी उसको देना पड़ता है। तो त्याग प्रथा भी बाद में फिर रोकी गई थी। जोधपुर के राजा जो है वो मानसिंह ने इसको सबसे पहले रोका था, त्याग प्रथा थी। दास प्रथा थी, डावरिया प्रथा थी। डावरिया प्रथा क्या थी? डावरिया प्रथा, हाँ, रानी जब ससुराल जाती थी तो रानी के साथ साथ में दासियों को भी उसके ससुराल भेज देते। अब राजाओं के देखा देखी क्या है, सामंतों भी इस परंपरा को अपनाते थे। अब दासियां मिल नहीं रही हैं तो क्या कीजिए, मार्केट से खरीद लाइए। एटीन सेंचुरी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो बिजनेस था वो मानव व्यापार था। मानव व्यापार विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस था। अमेरिका की 40% आबादी मानव व्यापार से बसी। अमेरिका में जितने भी ब्लैक्स हैं वो सब कहाँ से पकड़ के लाए हुए हैं? अफ्रीका से। किस काम के लिए? कि अमेरिका में अथाह संपत्ति है, अथाह खनिज है, अथाह वन है, अथाह पशुधन है, लेकिन उसका दोहन कौन करे? इतनी मशीनें नहीं थी उस समय। तो अफ्रीका के जंगलों से मनुष्यों को पकड़ पकड़ के लाते, उनको बेचते थे। अपने यहाँ गिरमिटियाँ कहलाते थे। आपने देखा होगा अफ्रीका में कई भारतीय रहते हैं, फिजी में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, वो सब अंग्रेज पकड़ पकड़ के यहाँ से लेके गए। तो दास डावरिया प्रथा जो है वो रानी के साथ साथ में राजकुमारियों को भेजा जाता था, राजकुमारी के साथ साथ में दासियों को भेजा जाता था। दासियों को बाजार से खरीद कर लाया करता था। फिर वो दासी जो होती थी, दास या दासी, अगर दास राजा का नज़दीक हो गया, जैसे अपन ने गुलाम वंश पढ़ा है, वो सारे क्या थे? दास ही थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये सब क्या थे? दास से ही तो आगे बढ़े। इसी तरह से कोई दास या दासी खरीद गई, और दासी जो है वो राजा के नज़दीक आ गई, तो उसको क्या कहते थे? पर्दायत। ये पर्दायत यानी रानी के बाद में नंबर सेकंड की आ गई है। और दासी को अगर कहते कि तुम खूबसूरती से रहना, गहने बने पहन करके रह सकती हो, अच्छी ड्रेस पहन सकती हो, तो उसको पासवान कहा जाता था। वह दासी जो राजा के नज़दीक होगी, राजा उसको जो है अच्छी ड्रेस पहनने की और आभूषण पहनने की परमिशन दे देता था कि तुम आभूषण पहन करके और अच्छी ड्रेस पहन के सजी रह सकती हो। नहीं तो इनका काम क्या था? सेवा करना था। दासियां तो सेवा के लिए थी, दास और दासियां। डावरिया प्रथा में ये जाया करते थे। डाकण प्रथा, अभी 2-4 साल पहले सरकार ने फिर कानून बना दिया, डाकण प्रथा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आदिवासी क्षेत्रों में, रिमोट एरिया जो है वहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। क्या था डाकण प्रथा के अंदर? हाँ, आदिवासी क्षेत्रों में क्या है, गांव के अंदर किसी महिला को अपशकुनी घोषित कर दिया कि इस गांव के अंदर ये महिला बड़ी अपशकुनी है, इसके कारण जो है गांव में बच्चे बीमार रहते हैं, गांव में काल पड़ जाता है, गांव में पशु मर रहे हैं। अब उसमें उस महिला का कोई दोष नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती जो है गांव के 10-20 लोग मिलकर के ये अपशकुनी, उसको अपमानित करके गांव से बाहर निकाल देते थे, मारपीट करते थे उसको।
कई बार मारपीट तक करते थे। डाकण प्रथा जो कि आदिवासी बेल्ट में बहुत ज़्यादा प्रचलित, इस पर रोक सबसे पहले जो है मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, पढ़ा है अपने स्वरूप सिंह के बारे में। स्वरूप सिंह ने क्या कहा, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह। 1853 में इन्होंने रोक लगाई इस डाकण प्रथा पर, लेकिन फिर भी डाकण प्रथा चलती रही। आज़ादी के बाद अभी तक हो रही थी। 2016-17 के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने फिर एक कानून बनाया, कोई व्यक्ति किसी महिला को अपशकुनी घोषित नहीं करेगा, किसी महिला को डाकन घोषित नहीं करेगा। गांव के अंदर जैसे जो आदिवासी बेल्ट है विशेषकर, वहाँ किसी महिला को अपशकुनी बता दिया और डाकन घोषित कर दिया। इस पर अभी दोबारा से फिर रोक लगी है। कन्यावध, कन्यावध भाटी राजपूतों में प्रचलित थी, वैसे सभी जगह थी कन्यावध। लड़की का जन्म हुआ तो लड़की को बाहर समझ करके उसको अफीम चटा करके मार देते थे, उसको गला घोट के मार देते थे, अफीम दे करके मार देते थे। एक बहुत कॉमन परंपरा थी, इसीलिए आपको तो पता है कि राजस्थान में जो है लिंगानुपात काफ़ी कम रहा था आज़ादी से पहले। कन्यावध पर रोक सबसे पहले जो है कोटा के राजा थे जगत सिंह, 1833 में लगाए थे। कन्या को अब भार समझ करके, तो ये तो बोझ रहेगी हमारे पर, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, इसको ये करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन का तो वो सिस्टम है नहीं उस समय, मार दिया। कन्यावध आज पहले की तुलना में ज़्यादा संगठित तरीके से हो रहा है। पहले लोग अनपढ़ थे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रहती थी, इतने मेंटेन नहीं थे, आक्रमण होते, कई बार लूटपाट हो जाती, लड़कियों उठा के ले गए, इस वजह से लोगों के मन में डर रहता था, वो इस वजह से भी मार देते थे। आज क्या है, डॉक्टर जो कि समाज का सबसे शिक्षित व्यक्ति है, उसको आप 20 रुपये दो, 2,000 रुपये दो, वो कन्यावध कर देगा, 5, 10 हज़ार, 20 हज़ार कन्यावध। एक माँ अपने बेटी के मारने की सुपारी देती है, कन्यावध कर देगा। एक माँ अपनी बेटी को मारने की सुपारी एक डॉक्टर को देती है, 20,000 रुपये सामने देती है कि ये ले 20,000 रुपये और इस मेरी बेटी को मार दे। 3 महीने की एज के अंदर लड़की के अंदर हार्ट डेवलप हो जाता है, ब्रेन डेवलप हो जाता है, उसके अंदर हार्ट बीट आ जाती है, लड़की समझ, मतलब थोड़ा सा उसमें मानवीय अंश आ चुका है। उस समय जब डॉक्टर कैंची लेकर के और गर्भ के अंदर उसको ढूंढता है, घुमाता है, तो लड़की इधर से इधर आती है, इधर से इधर आती है, फिर स्पेस तो छोटा ही है, अल्टीमेटली डॉक्टर उसको पकड़ करके और बाहर खींच देता है। तो दैट इज़, अब जो कन्यावध जो है वो शिक्षित लोग, पहले का अलग कारण था, अब शिक्षित लोग चंद स्वार्थ के लिए, कोई इसका नहीं है, जबकि लड़कियां आजकल तो लड़कों से ज़्यादा तरक्की करेंगी, चंद स्वार्थ के लिए कुछ लोग अभी भी, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। आप किसी भी सेंटर पर चले जाइए, स्पष्ट लिखा होता है यहाँ लिंग परीक्षण नहीं होता है। एक टेस्ट आता है जिसका नाम आता है एम्नियोसेंटेसिस टेस्ट, यहाँ ये टेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आ जाता है। और कौन सी परंपराएं थी, बाल विवाह, सभी लोग जानते हैं। किसने कानून बनाया था बाल विवाह को रोकने के लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए कानून हरविलास शारदा एक्ट 1829, ध्यान रखना, 1829 में तो सती एक्ट है और 1929 में क्या है, शारदा एक्ट है, दोनों 100 साल के अंदर है। सती 1829 है और कन्या बाल विवाह 1929 है, 1929 है। अगला हम देखें, औसर मौसर सभी जानते होंगे, औसर मौसर, मरने के बाद जो मृत्यु बोझ होता है वो तो कहलाता है मौसर, मृत्यु की, मरने के बाद में मृत्यु बोझ।
अवसर, कई लोग मरने से पहले अपना मृत्यु भोज कर देते हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि मेरे बेटे मेरे पीछे कुछ करेंगे, तो वो मरने से पहले ही कर देते हैं। जौसर भी कहते हैं, जीवित मृत्यु भोज जिसको जौसर भी कहते हैं। अवसर और जौसर जो है, या अवसर और मौसर, जीवित कर देते हैं। और मरसिया अपने पढ़ा था, एक व्यक्ति ने जीवित अपना मरसिया लिखवाया था। कौन था जिसने अपना जीते जी मरसिया लिखवाया था? है कल्ला रायम लोथ, कहाँ का था ये? शिवाना का। किसने लिखा था इसका मरसिया? पृथ्वीराज ने। तो कई बार जो है मरसिया जो है वो अपना जीते जी जो है अपना मृत्यु का जो विवरण लिखवा देता है। नांगल और बडार, रिसेप्शन, विवाह के बाद में आयोजित भोजन को बडार कहा जाता है। विवाह के बाद में लड़के पक्ष की तरफ से। और नांगल जो है नए घर का प्रवेश उत्सव, नए घर में जो प्रवेश उत्सव होता है। हाली या सागड़ी प्रथा, हाली या सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, बेगारी बंधुआ मजदूरी लेना, किसी को बंधुआ मजदूर बना लेना, हाली या सागड़ी प्रथा। और भी बहुत सारी है। नाता प्रथा आदिवासियों में काफी प्रचलित है, विशेषकर जो है मीणा आदिवासियों। नाता प्रथा है, नहीं वो कुकड़ी प्रथा है। वो कुकड़ी प्रथा। मीणाओं में नाता प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। किसी महिला द्वारा या अपने पति से संबंध विच्छेद किए बगैर, पति से संबंध विच्छेद किए बगैर, पति से तलाक लिए बगैर किसी अन्य पुरुष के साथ जाकर के और वैवाहिक जीवन यापन करें। वैवाहिक जीवन यापन आजकल जो आ रही है ना, लिव इन रिलेशन, सारे देश समाज के अंदर जो तनाव है या जो भ्रष्टाचार या क्या कह सकते हैं जो है, उसका मेन कारण ये लिव इन रिलेशन, वो लिव इन रिलेशंस की तरह एक रूप हो गया। कुकड़ी प्रथा जो थी ये विशेषकर सांसियों में थी। छोटी बच्चियों का वर्जिनिटी टेस्ट करते थे शादी से पहले। वर्जिनिटी टेस्ट की परंपरा कोई मतलब ही नहीं है इसका कोई साइंटिफिक तरीका ही नहीं होता, वो बस ये अपने हिसाब से कर रहे थे। एक वो लड़की को बेचते हैं ना, क्या देखना उसका, लड़की को बेच देते हैं बोली ले। चारी, किसी शादी करने, जैसे ये बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, पैसा दे करके लड़की को से विवाह करके लाते हैं। ये कुछ परंपराएं हैं, इन परंपराओं को लिखिए और वो अपना टॉपिक जो छूटा हुआ है उसको पहले कंप्लीट कीजिए, फिर इस परंपराओं को आगे लिखिए। इसके अंदर कोटा लिखा रखा है क्या इसमें? कोटा ब्लैक पॉटरी, कोटा ब्लैक पॉटरी के लिए चर्चित है। ब्लैक पॉटरी, कोटा ब्लैक पॉटरी, जैसे जयपुर ब्लू पॉटरी है वैसे कोटा ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी के लिए चर्चित है। कोटा ब्लैक पॉटरी। गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर किसके लिए फेमस है? रमकड़ा उद्योग। गलियाकोट डूंगरपुर रमकड़ा उद्योग के लिए चर्चित है, रमकड़ा उद्योग के लिए चर्चित है। घिया पत्थर के सुंदर खिलौने होते हैं, घिया पत्थर के सुंदर खिलौने
आगे लिखिए। प्रतापगढ़ लिखवा दिया था क्या? प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ थेमा कला के लिए चर्चित है। प्रतापगढ़ थेमा कला के लिए चर्चित है। थेमा कला, प्रतापगढ़ थेमा कला के लिए चर्चित है। बेल्जियम के कांच पर सोने से नक्काशी की जाती है। बेल्जियम के कांच, बेल्जियम के कांच पर सोने से नक्काशी की जाती है। बेल्जियम के कांच पर सोने से नक्काशी की जाती है। इस कला के प्रवर्तक नाथूजी सोनी थे। इस कला के प्रवर्तक नाथूजी सोनी थे। नाथूजी सोनी थे। यह कला राजसोनी परिवार तक सीमित है। राजसोनी परिवार तक सीमित है। राजसोनी परिवार तक सीमित है। यह परिवार सर्वाधिक राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता परिवार है। सर्वाधिक राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता परिवार है। अगला बस्सी चित्तौड़। बस्सी चित्तौड़, बस्सी चित्तौड़ काष्ठ कला के लिए चर्चित है। काष्ठ कला, बस्सी चित्तौड़ काष्ठ कला के लिए चर्चित है। काष्ठ कला, यहाँ खेरादी जाति के लोग, यहाँ खेरादी जाति के लोग कावड़ व बेवाण का निर्माण करते हैं। कावड़ व बेवाण दोनों मैंने बता रखी अच्छी तरह से, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों को अच्छी तरह से बताया हुआ। क्या अंतर है कावड़ और बेवाण? कपाट वाले मंदिर हो गए, और बेवाड़ क्या होगा? सिंहासन होगा। दोनों लकड़ी के होंगे, एक जैसे होंगे। ये सिंहासन होगा, ये कपाट वाला छोटा मंदिर होगा। ये सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? बस्सी चित्तौड़। और कौन सी जाति के लोग दक्ष है? खेरादी जाति। और बेवाण कब निकाली जाती है? जल झूल लेकर, जल झूल लेकर। वेरी गुड, आगे चलिए। तलवाड़ा बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा काले पत्थर से बनी हुई मूर्तियों के लिए विख्यात है। काले पत्थर से बनी हुई मूर्तियां, काले पत्थर से बनी हुई मूर्तियों के लिए चर्चित है। अब आ जाइए उत्तर पश्चिम राजस्थान। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, जोधपुर चमड़े के बने सामान के लिए विख्यात है। चमड़े से बना सामान, चमड़े से बने सामान के लिए चर्चित है। जैसे बेल्ट,
पर्स आदि, बेल्ट, पर्स आदि चमड़े से बने सामान है। मोजड़ी भी आ सकती है। जोधपुर बादला उद्योग, बादला उद्योग क्या चीज है? पानी के पात्र। जोधपुर बादला उद्योग ब्रैकेट में लिखिए जस्ते के पानी के पात्र, बादला उद्योग ब्रैकेट में जस्ते के पानी के पात्र, जस्ते के पानी के पात्रों के लिए चर्चित है। बादला उद्योग जस्ते के पानी के पात्र। तीसरा, जोधपुर जस्ते व एल्यूमिनियम के बने खिलौनों के लिए विख्यात है। जस्ते व एल्यूमिनियम से बने खिलौने, जस्ते व एल्यूमिनियम से बने खिलौनों के लिए चर्चित है। जस्ते व एल्यूमिनियम के बने मूर्तियां कर दीजिए खिलौने के बजाय, जस्ते व एल्यूमिनियम की मूर्तियों के लिए चर्चित है। मथानिया जोधपुर, मथानिया जोधपुर मलमल बारीक सूती वस्त्र, मथानिया जोधपुर मलमल बारीक सूती वस्त्र, बारीक सूती वस्त्र। मथानिया जोधपुर मलमल के लिए विख्यात है। सालावास जोधपुर टाकला नागौर, सालावास जोधपुर टाकला नागौर, सालावास जोधपुर टाकला नागौर। सिल्क व सूती दरियों के लिए चर्चित है। सिल्क व सूती दरियां, सिल्क व सूती दरियों के लिए चर्चित है। सिल्क व सूती दरियां। टाकला नागौर, सालावास जोधपुर। बडू नागौर, बडू नागौर कसीदे वाली जूतियों के लिए विख्यात है। कसीदे वाली जूतियों के लिए विख्यात है। बडू नागौर कसीदे की जूतियां, कसीदे की जूतियों के लिए चर्चित है। यहां सरकार ने कसीदाकारी प्रशिक्षण केंद्र खोला है। कसीदाकारी प्रशिक्षण केंद्र। अगला, नागौर राजस्थान का धातु नगरी कहलाता है। नागौर राजस्थान का धातु नगरी कहलाता है। लोहे, कांसे, पीतल के बने रसोई के सामान के लिए चर्चित है। लोहे का, कांसे का, पीतल का रसोई का सामान, लोहे, कांसे, पीतल के रसोई के सामान के लिए चर्चित है। फालना पाली, फालना पाली
बरसाती छातों के लिए चर्चित है। फालना पाली बरसाती छाते, बरसाती छातों के लिए चर्चित है। यहाँ लकड़ी के रेडियो भी बनते थे, आजकल बंद हो गए। लकड़ी के रेडियो फालना में लकड़ी के रेडियो भी बनते थे। पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर कपड़े के बने हुए घोड़े जो रामदेव जी के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। कपड़े के घोड़े जो रामदेव जी के मंदिर में चढ़ाते हैं। पोखरण जैसलमेर कपड़े के घोड़े जो रामदेव जी के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। अगला पॉइंट, जैसलमेर ऊंट के आभूषण ब्रैकेट में गोरबंद कर लीजिए। गोरबंद क्या चीज है? ऊंट के गले का आभूषण। जैसलमेर ऊंट के आभूषण ब्रैकेट में गोरबंद, ऊंट के आभूषण ब्रैकेट में गोरबंद। पलाण, ऊंट की पलाण जिसको काठी कहते हैं, ऊंट की पलाण, ऊंट की पलाण व अन्य चमड़े के सामान के लिए चर्चित है। ऊंट से जो चमड़े के इस्तेमाल करते हैं, अन्य ऊंट के चमड़े के सामान के लिए चर्चित है। जैसलमेर पत्थरों पर बारीक नक्काशी के लिए भी विख्यात है। अपने पड़ी हवेलियां, पटवा हवेली, सालिम सिंह हवेली, पत्थरों पर बारीक नक्काशी के लिए भी विख्यात है। जैसलमेर पत्थरों पर बारीक नक्काशी के लिए भी विख्यात है। जसोल बाड़मेर बकरी के बाल, बकरी के बालों के जट, जसोल बकरी के बाल ब्रैकेट में जट कर दीजिए, जट से बनी रस्सियों के लिए विख्यात है। बकरी के बालों को जट कहा जाता है, जट से बनी रस्सियों के लिए विख्यात है। हरजी गांव जालोर, हरजी, हरजी गांव जालोर, हरजी गांव जालोर। मामा जी के घोड़े बहुत फेमस है, कई बार आता है। मामा जी के घोड़ों, मामा जी के घोड़ों के लिए चर्चित है। मामा जी के घोड़े। चोहटन बाड़मेर, चोहटन बाड़मेर मिरर वर्क, मिरर वर्क समझते हैं ना? कांच के जो, कांच का जो वस्त्रों पर कांच लगाए जाते हैं ना, मिरर वर्क। हाँ, मिरर वर्क। चोटन बाड़मेर मिरर वर्क के लिए चर्चित है। चूरू, चूरू
बिनोटा, बिनोटा किसको कहते हैं? बिनोटा, बिनोटा किसको कहेंगे? दूल्हे दुल्हन की जूतियां, दूल्हे जो दूल्हा और दुल्हन जो है जब बैठते हैं तो जूतियां पहनते हैं ना अलग से, दुल्हन की जूती अलग तरह की होती है। बिनोटा दूल्हे और दुल्हन की जूतियों के लिए चर्चित है। बिनोटा नहीं, जगह का नाम नहीं है, जगह का नाम तो चूरू है। चूरू किसके लिए फेमस है? बिनोटा के लिए। बिनोटा का अर्थ क्या हुआ? जूतियां, दुल्हन की जूतियां। बिनोटा का अर्थ क्या हुआ? जूतियां, दुल्हन के लिए जो पर्टिकुलरली एक ही दिन पहनती है वो बिनो विवाह वाले दिन, उस जूती को बिनोटा कहते हैं। अब अब फैशन अलग हो गया, बाकी कुछ ही टाइम के अंदर केवल एक दिन के लिए पहनती थी दूल्हा और दुल्हन दोनों। आगे लिखिए हनुमानगढ़ खेल का सामान के लिए चर्चित है। खेल का सामान, हनुमानगढ़ खेल का सामान, स्पोर्ट्स आइटम, चाहे शीशम, शीशम, बैट बल्ले है, गेंद है, हनुमानगढ़ खेल का सामान। गजसिंहपुर गंगानगर, गजसिंहपुर गंगानगर, गजसिंहपुर गंगानगर किस चीज के लिए फेमस है? कृषि औजार, खेतों में अपन दराती है, हल है, कृषि औजारों के लिए फेमस है। सिरोही बहुत बार आता है, पढ़ा भी है अपन ने। कौन था राजा जिसने तलवारें शुरू की थी यहाँ? शिव सिंह। मानसिंह के समय तलवारें फेमस हुई। सिरोही के राजा मानसिंह, मानसिंह के समय तलवारें पूरे इंडिया में फेमस हो गई थी। सिरोही तलवारों के लिए विख्यात है, तलवारों के लिए विख्यात है। सिरोही की तलवारें आज भी फेमस है, तलवारें हैं, ढाल है, सिरोही के फेमस है। अब आ जाइए बीकानेर, बीकानेर में क्या चीज़ फेमस है? कचौड़ी तो खाने के काम में लगे ना, उसको सजाएंगे कहाँ से? उस्ता कला, उस्ता कला बीकानेर कचौड़ियों के लिए फेमस है। वैसे उस्ता कला, मथेरन कला, बीकानेर फेमस है, उस्ता कला, मथेरन। अगला आ जाइए टॉपिक अपना, राजस्थान की परंपराएं। बीकानेर, राजस्थान की परंपराएं, नया टॉपिक। राजस्थान की परंपराएं, सबसे पॉपुलर परंपरा थी सती प्रथा। सती प्रथा यह गुप्त काल से शुरू हुई थी। सती प्रथा गुप्त काल से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश के ऐरण अभिलेख में, मध्य प्रदेश के ऐरण अभिलेख में, ऐरण अभिलेख में गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति, गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का वर्णन है। सेनापति गोपराज की पत्नी, गोपराज की पत्नी के सती होने का वर्णन है। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। कश्मीर के अकबर जैनुल आबदीन ने, कश्मीर के अकबर जैनुल आबदीन
जैनुल आबेदीन ने पहली बार सती प्रथा पर रोक लगाई थी? पहली बार सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इसके पश्चात अकबर ने 1563 में सती प्रथा को पुनः रोका था। अकबर ने 1563 ईस्वी में सती प्रथा को पुनः रोका था। अकबर ने 1563 ईस्वी में सती प्रथा को पुनः रोका था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के आग्रह पर राजा राम मोहन राय के आग्रह पर राजा राम मोहन राय के आग्रह पर सती पर पुनः रोक लगाई थी। सती पर पुनः रोक लगाई थी। जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के संरक्षक जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के संरक्षक जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड के संरक्षक जॉन लुडली ने सब लिखवा रखे हैं पहले इतिहास करने, सती को जो है रोका था। सती को रोका था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। आजादी के पश्चात 1987 में पैराग्राफ चेंज करके। आजादी के पश्चात 1987 में सीकर के देवराला गांव में रूप कंवर सती कांड हुआ था। सीकर के देवराला गांव में रूप कंवर सती कांड हुआ था। आजादी के पश्चात 1987 में सीकर के देवराला गांव में रूप कंवर सती कांड हुआ था। रूप कंवर सती कांड हुआ था। तब राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ज्ञानी जेल सिंह था ना राष्ट्रपति। ज्ञानी जेल सिंह ने अध्यादेश द्वारा सती प्रथा पर रोका। अध्यादेश द्वारा सती पर रोक लगाई। अध्यादेश द्वारा सती पर रोक लगाई। बाल विवाह इसी के साथ साथ लिख लीजिए। बाल विवाह अजमेर के वकील हरविलास शारदा अजमेर के वकील हरविलास शारदा ने 1829 की बजाय कर दीजिए 1929 में शारदा एक्ट बनाकर बाल विवाह पर रोक लगाई।
शारदा एक्ट बनाकर बाल विवाह पर रोक लगाई। इसकी किताब भी बहुत बार पूछी जाती है, इसकी किताब लिख लीजिए, अजमेर, हरिविलास शारदा डैश करके, हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, इसकी फेमस किताब है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। किसी व्यक्ति को अजमेर शहर का इतिहास पढ़ना है कि कब से पढ़ करके और कैसे विकसित हुआ, पूरा इतिहास क्रोनोलॉजिकली इन्होंने लिखा है। अजमेर के फेमस वकील थे हरविलास शारदा, इनकी किताब भी कई बार पूछी जाती है। तीसरा जाइए, कन्यावध, कन्यावध, कन्यावध भाटी राजपूतों में ज्यादा प्रचलित थी तो सब में, लेकिन भाटी राजपूतों में ज्यादा प्रचलित थी। भाटी राजपूतों में ज्यादा प्रचलित थी। 1833 में कोटा के राजा जगत सिंह ने 1833 में कोटा के राजा जगत सिंह ने पहली बार कन्यावध पर रोक लगाई। कोटा के राजा जगत सिंह ने पहली बार कन्यावध पर रोक लगाई। 1833 में कोटा के राजा जगत सिंह ने पहली बार कन्यावध पर रोक लगाई। कन्यावध को सबसे पहले रोकने का श्रेय किसको है? कोटा के राजा जगत सिंह। डाकण प्रथा, डाकण प्रथा डाकण प्रथा मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासी इलाकों में प्रचलित थी। आदिवासी इलाकों में प्रचलित थी, मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में प्रचलित थी। किसी महिला को अपशकुनी मानकर प्रताड़ित करना, किसी महिला को अपशकुनी मानकर प्रताड़ित करना। रोक 1853 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, रोक 1853 मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। डावरिया प्रथा, डावरिया प्रथा राजकुमारी के विवाह पर, राजकुमारी के विवाह पर राजकुमारी के साथ साथ उनकी दासियों को भी, राजकुमारी के साथ साथ उसकी दासियों को भी राजकुमारी के ससुराल भेज दिया जाता था। राजकुमारी के ससुराल भेज दिया जाता था। दासियों में आगे दो श्रेणियां थी।
दासियों में आगे दो श्रेणियां थी। पहली श्रेणी लिखिए, पासवान। पासवान वह दासी, पासवान, पासवान, पासवान वह दासी जिसको अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनने की अनुमति होती थी। गहने, आभूषण, अच्छे वस्त्र पहनने की अनुमति होती थी। दूसरा, पड़दायत। पड़दायत पड़दायत वह दासी जो राजा के नजदीक आकर, वह दासी जो राजा के नजदीक आकर राजा की उपपत्नी बन जाती थी। राजा के नजदीक आकर राजा की उपपत्नी, मतलब एक तरह से, मतलब पत्नी, उपपत्नी मतलब थोड़ा, मतलब पत्नी से नीचे लेकिन थोड़ा सा एक पत्नी की तरह दर्जा में है। वाइस वाइफ कह सकते हैं, एक प्रिंसिपल एक वाइस प्रिंसिपल जैसे है, तो वो पड़दायत कहलाती थी, जिसको राजा थोड़ा बहुत क्या रानी की तरह उसको व्यवहार करता।